नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ आज हैं मनीष जी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं। अक्सर सप्ताहांत में हमारे खर्चा पानी में मनीष जी जुड़ते हैं और हफ्ते भर के एक सबसे बड़े और जरूरी टॉपिक को उठाते हैं। उसमें तमाम डेटा, किस्से, कहानियां, सब कुछ क्रंच करके इस एक छोटे से वक्फे में समाने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया एकदम। बाल वाल कटवा चुके हैं आप भी? हाँ, कभी कभी लिया जाता है ये भी काम। हाँ, नहीं वो भी सुंदर लगता था लेकिन। तो आज के खर्चा पानी में हम क्या बातचीत करने वाले हैं? आज के खर्चा पानी में जरूरी एक चीज है, वर्षा, बारिश। जो अक्टूबर के महीने में हम एक भयानक बारिश देख रहे हैं, खासकर पूरे उत्तर भारत में, उत्तराखंड समेत। उसके बाद आप केरल में जाइए, दूसरे राज्यों में भयानक बारिश हुई है। मनीष जी, मैं आपको बताऊं कि मेरा ट्विटर इनबॉक्स जो है वो इस समय ऐसे मैसेजेस से भरा हुआ है, जिसमें से कुछ मैं अभी इस वीडियो के उसमें भी साइड में मैं चाहूंगा कि हमारे जो एडिटर साहब हैं, बालमुकुंद जी, इसको एडिट करते हैं, वो उसको लगा दें किनारे में। तो लोग भेज रहे हैं मुझे मैसेज अपने खेतों की, कि अक्टूबर की बारिश और अक्टूबर में क्या हुआ बारिश से। मतलब हम तो एक ठंड की आमद के तौर पर उसको देखते हैं कभी कभी, लेकिन जी। क्या हुआ, क्या उससे नुकसान हुआ, और उसके नुकसान की भरपाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इन सब चीजों के बारे में लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल सवाल क्या है, इसको बात कर लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, आप भी जानते होंगे मनीष जी, अक्टूबर में जब जब वैसे बेमौसम की बारिश होती है, एक तो बारिश होती है जिसका किसान वेट करते हैं, जो जनवरी वाली बारिश होती है, तो बेटा हम्म। ठंड में बारिश होती है जिससे पूरी दुनिया ठिठुरती रहती है। किसान को लगता है कि यार ये बारिश अच्छी है। लेकिन अक्टूबर में एकदम पकी हुई फसल पे पानी है और आंधी है, ओला पड़ा, पानी पड़ा, आंधी लगी, खराब। तो जी। इसकी भरपाई क्या किसान के लिए मुमकिन है? क्या आप ऐसी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और जो मेजर्स हैं इन प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द, क्या उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बारिश के बारे में हम लोग किसान बारिश के बारे में इंतजार भी करते हैं, लेकिन वो समय के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कौन सा साल का कौन सा हिस्सा है। खरीफ की बुआई के पहले या रबी की बुआई के पहले जब उनको पानी की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे देश में आज की तारीख में भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे रेन फेड एग्रीकल्चर ही मतलब उनका मेन साधन है इरिगेशन के लिए, जो सिंचाई का मुख्य साधन है, जिसकी वजह से वर्षा के ऊपर में हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर बेमौसम बारिश हो जाए और इस तरह की बारिश हो जो अतिवृष्टि के कैटेगरी में आ जाता है, उस समय में बहुत सारा नुकसान है। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह का नुकसान किसान झेल लेते हैं तो उस समय में हमारे पास में एग्जिस्टिंग पॉलिसीज क्या है। पॉलिसीज की जब हम बात कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि हम इसकी अतीत को भी जाने, इसके वर्तमान को भी समझे और भविष्य का भी एक आकलन कर सके कि क्या क्या हमारे पास में अवसर बचते हैं। जहां तक किसानों का जो रिस्क है उसका एक इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही बेसिक तरीके से अगर हम समझे, तो किसानों के द्वारा जो रिस्क है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा उसका जो नेचुरल क्लैमिटी के बेसिस पे है, जैसे अतिवृष्टि हो गया या फिर ओला गिर जाने की वजह से हुआ, या तमाम तरीके के जो नेचुरल क्लैमिटी है उसके वजह से। जो दूसरा रिस्क होता है किसानों के लिए वो होता है मार्केटिंग रिलेटेड रिस्क। मतलब आप फसल लेकर के मार्केट में गए और जो आपने कीमत सोचा वो कीमत आपको नहीं मिली। दोनों ही सूरत में किसानों को नुकसान हो। लेकिन आज जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं वो पहले वाले कैटेगरी का है, जिसमें नेचुरल क्लाइमेटी के वजह से जो नुकसान किसानों को हो रहा है उसमें हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज क्या क्या है और उसमें क्या क्या किसान के पास में अवसर है। इसमें जो अभी की तारीख में सबसे प्रोमिनेंट चीज है वो है एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस पॉलिसी, और जो अभी सबसे प्रमुख है उसमें वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पहले इसकी शुरुआत आज नहीं होती है, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत पहले 1999 2000 के आसपास में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना नाम से एक स्कीम आती है। उसका कवरेज बस स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होता है, लेकिन वो भी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। उसको बाद में बदल करके उसका कवरेज एरिया बढ़ाया गया और बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करने के बाद जो आज की तारीख में फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में दिखाई देता है।
दूसरी बात, जो दूसरे तरीके का रिस्क मैं बता रहा था कि मार्केटिंग रिलेटेड रिस्क होता है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको प्रमुखता में रखते हुए एक और स्कीम लॉन्च किया गया था जो 2003 में, और उसका नाम था फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम। उसमें बेसिकली ये था कि किसानों का जो अनुमानित आमदनी है, अगर उस आमदनी से कम आमदनी उनको किसी भी कारणवश हो सकता है, तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस स्कीम के तहत उनको जो उनका अनुमानित इनकम था वो उनको इंश्योर किया जा सकता है। तो ये उसमें के अंदर में नेचुरल क्लैमिटी भी आ जाता है, उसके अंदर में आपका मार्केटिंग रिलेटेड रिस्क जो है वो भी आ जाता है। और लेकिन वो स्कीम 1 साल भी पूरा नहीं चल पाया और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। भी केंद्र सरकार की स्कीम थी। जो अभी का स्कीम है वो नाम से तो लगता है कि ये भारत सरकार का स्कीम है, यूनियन गवर्नमेंट का स्कीम है, लेकिन ये यूनियन गवर्नमेंट का स्कीम ज्वाइंटली ऑपरेट करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। आज की तारीख में ये है कि किसान जो जिन्होंने क्रॉप लोन ले रखा हो या जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, ऐसे लोगों को कंपलसरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस पॉलिसी में जोड़ा गया है। कुछ राज्य हैं जो इसके बाहर में है, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्यों बाहर हैं, कैसे बाहर हुए। लेकिन ये पॉलिसी ऐसा है जिसमें कि लगभग 2 से 2.5% का प्रीमियम किसानों को देना पड़ता है, और जो बाकी का हिस्सा बच जाता है उसका आधा राज्य सरकारें देती हैं और आधा केंद्र सरकार देती है। तो इस तरीके से अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आता है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना कमेटी बना करके डिसाइड करेगी कि कहाँ पे किस तरह का क्लैमिटी है, क्या हुआ नुकसान। उस पूरे नुकसान का आकलन करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी जो कि जिनको प्रीमियम दिया गया है उनसे कहा जाएगा कि आप इनको क्लेम दिया जाए। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग पॉलिसी है आज की तारीख में रिस्क को लेकर के, जो आपका मुख्य सवाल था। अच्छा, इस पूरे रिस्क में मनीष जी, ये पूरा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, मतलब एक तरह का सबसे बड़ा यूनिफाइड और सबसे बड़ा सेंट्रल आर्गुमेंट यही है किसानों की फसल बचाने का, भले वो कितना कारगर हो न कारगर वो अलग मुद्दा है। ये काम कैसे करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स इट वर्क्स अराउंड? देखिए, इसमें तो आप बोल रहे हैं ना, ये रिस्क के एक ही हिस्सा को लेकर के चलता है, नेचुरल क्लैमिटी वाला। इसलिए मैंने इसको शुरुआत में ही कहा, ये क्लेम करना बहुत ही गलत है कि ये सभी तरीके के रिस्क को कवर कर लेता है। मार्केटिंग के रिस्क को बिल्कुल कवर नहीं करता है। अगर किसी को कम आमदनी हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको कवर नहीं करता है। ये फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नेचुरल क्लैमिटी के केस में किया जाता है, और इसका ऑपरेट करने का बिल्कुल सही तरीका जो मैंने अभी बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड जिनके पास में है या जो क्रॉप लोन लेते हैं उनके लिए कंपलसरी है इसके साथ जुड़ना। बाकी की भी किसान के पास ऑप्शन है इसके साथ जुड़ना, लेकिन ये डिपेंड करता है राज्य सरकारों के ऊपर में भी कि वो सरकार इसको स्वीकार करे अपने राज्य में ऑपरेट करने के लिए। तो इसका ऑपरेशन किसी भी राज्य में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की सहमति के बाद ही हो सकता है। अगर राज्य सरकार इससे सहमत नहीं है, जिसके कारण कुछ हो सकते हैं, और आमतौर पे जो कारण मैं उसको अभी ही बता देता हूँ कि आमतौर पे जो राज्य सरकारें इसे विड्रॉ कर रही हैं, इसमें गुजरात सरकार ने पिछले साल विड्रॉ कर लिया, बिहार ने भी विड्रॉ किया हुआ है। बिहार ने तो मेरा सवाल भी यही होने वाला था कि क्या राज्य सरकारों को विड्रॉ करने की खबर, क्योंकि मैं अगस्त 2021 की खबर पढ़ रहा था अभी इस पूरी बातचीत के पहले, तो उसमें यही था कि कई सारे राज्य, कुल 7 राज्य इस फसल बीमा योजना से बाहर जा चुके हैं, और उसमें गुजरात और बिहार का भी नाम शामिल है। मतलब उसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश नहीं की जा सकती है कि नॉन बीजेपी रूल स्टेट ही इससे बाहर जा रहे हैं, कोई गुजरात और बिहार है। नहीं, उन राज्यों की वाजिब जिम्मेदारी है। एक बार हम लोगों ने बात किया था इस बारे में, जो राजस्व का कलेक्शन होता है किसी भी राज्य के लिए, वो और केंद्र का कलेक्शन आप दोनों को देखें तो उसमें पूरी तरह से दिखता है कि कलेक्शन का ज्यादा हिस्सा, टैक्सेस कलेक्शन का ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार के पास में है, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ या तो किसी किसी स्कीम में बराबर है राज्य सरकार के लिए, या किसी किसी स्कीम में पूरी तरह से राज्य सरकार के जिम्मे है। कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे स्कीम पूरी तरह से राज्य सरकार के जिम्मे है। एक जो फाइनेंशियल बर्डन बनता है इस स्कीम के द्वारा, वो भी समझने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2016 के बाद में जो एक ही साल था जब बिहार इस स्कीम के अंदर में शामिल था, बिहार सरकार ने 606 करोड़ रुपया प्रीमियम के तहत जमा किया। 606 करोड़ के आसपास में ही केंद्र सरकार ने भी जमा कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया।
और 200 करोड़ के आसपास में जो किसान अपना प्रीमियम है वो दे रहे हैं। इन टोटल प्रीमियम जमा होने के बाद जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है उनको कितना प्रीमियम देना पड़ा, वो लगभग 300 के आसपास में प्रीमियम देना पड़ा। सीधा सीधा उनका फायदा सोचिए कितने का हो गया। इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना पड़ा कि क्लेम देना पड़ा? इंश्योरेंस कंपनी को, सॉरी माफ कीजिएगा, कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम जो देना पड़ा, उसके बाद जो उनका लाभ है वो बहुत बड़ा नंबर बन गया। मतलब 6 दूनी 12, 12 दो 14, 1400 करोड़ रुपए उनको मिले प्रीमियम में, उन्होंने क्लेम किया 300 करोड़ का। हाँ, लगभग 1100 करोड़ रुपए का सीधा सीधा मुनाफा हो गया कंपनी का। और इसके बाद बिहार सरकार ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए फाइनेंशियल बर्डन बन रहा है। वही आर्ग्यूमेंट गुजरात सरकार ने पिछले साल दिया। पंजाब तो इसमें शामिल होने से ही मना कर दिया, आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल नहीं हुए। इस तरह से जो 7 राज्य आप बता रहे हैं, बहुत सारे राज्य इसमें शामिल नहीं हुए। वेस्ट बंगाल भी शुरुआत में थे, उसमें उन्होंने बाद में विड्रॉ किया। तो क्या ये मतलब ये प्रीमियम जो बचा हुआ सरप्लस प्रीमियम है वो क्या कैरी फॉरवर्ड होने की कोई उम्मीद नहीं है इस पूरी स्कीम में? नहीं, उसमें कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल सिंपल है, उनका शुद्ध मुनाफा है इंश्योरेंस कंपनीज का। और इसमें जो हम लोग को जानना चाहिए वो ये कि आखिर कितने इंश्योरेंस कंपनीज है, कौन ऑपरेट करता है, कैसे ऑपरेट कर रहा है। हिंदुस्तान में 18 कंपनी है आज की तारीख में इंश्योरेंस कंपनी जो फसल बीमा योजना में ऑपरेट करते हैं। इस 18 में से सिर्फ 5 है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के सरकारी कंपनी, और बाकी के 13 जो है वो प्राइवेट है। तो मैंने अभी आपसे बात करने से पहले एक आकलन किया था पिछले 4 साल का, जब से ये स्कीम चल रहा है और पिछले साल तक लगभग 24,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा मुनाफा है इंश्योरेंस कंपनी, और उसमें से 18,000 साढ़े 18,000 करोड़ के आसपास में प्राइवेट कंपनी का मुनाफा है। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर में भी रिलायंस का अगर शेयर देखेंगे तो वो बहुत है, रिलायंस इंश्योरेंस का। इस तरीके से अगर आप देखें तो इस स्कीम के अंदर में प्राइवेट कंपनीज जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनका जो फायदा है बहुत ज्यादा है, उनको लगातार फायदा है वो मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये आर्गुमेंट रहा राज्य सरकारों का कि अगर हम किसानों को अगर फायदा पहुंचाना है तो हम डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं, इसके लिए कुछ स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये स्कीम अभी भी चल रहा है, बहुत सारे राज्यों में अभी भी है। और चलिए, इसमें एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो अगस्त 2021 में कहा था, तो वो मैं यहाँ पे कोट करना चाह रहा हूँ कि एज इन्फॉर्म्ड, मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं उस पर एक मुहर भी है, वहां से एक सवाल भी उपजता है। एज इन्फॉर्म्ड, द फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लो क्लेम रेशियो during normal seasons are the major reasons of non-implementation of schemes of the scheme by these states. ये 7 राज्यों के बारे में बात हो रही है। Now most of the withdrawing states are implementing their own scheme. The committee is of the view that withdrawal or non-implementation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana by more states in subsequent years will defeat the very purpose for which the scheme was launched. ये राज्यों के पास अपनी खुद की स्कीम है और राज्यों की लो क्लेम रेशियो है नॉर्मल सीजन के दौरान, इस वजह से राज्य इससे बैकआउट कर रहे हैं। और पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि साहब और बाहर जाएंगे तो इस पूरी स्कीम का पर्पस फेल हो जाए। बिल्कुल, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि पैसा डालना है खेती में। जब आप बजट का स्पीच सुनेंगे उसमें भी आपको कहा जाएगा कि खेती के लिए इतना पैसा दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली ये पैसा खेती में जाने की जगह पे कहीं और जा रहा है और इतने बड़े संख्या में जा रहा है। तो ये चिंता का, और आपने जो जिक्र किया उसमें और भी बहुत सारे, उसी कमेटी की रिपोर्ट में, स्टैंडिंग कमेटी की जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है उसकी रिपोर्ट में और भी बहुत सारे डाउट इस पूरे स्कीम पे जारी किया गया कि क्लेम टाइम पे दिया नहीं जा रहा है, और क्लेम का जो प्रोपोर्शन है वो आपने भी जिक्र किया कि बहुत कम है। प्राइवेट कंपनीज जो प्रीमियम तो ले लेती है, जमा तो कर लेती है पैसा, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे हैं ये पता ही नहीं है किसी को। किसान पैसा जमा कर चुके हैं, उनके अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन जब क्लेम करने की बारी आई तो उनको पता ही नहीं कि किसके पास जाना है। ये प्राइवेट कंपनीज के जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए एक्सेसिबल ही नहीं है, उनकी पहुंच से बहुत दूर है। और फिर उनके बाद उनको राज्य सरकार के जो तंत्र है उन्हीं का सहायता लेना पड़ता है। अच्छा,
इसमें हाँ बात सही कह रहे हैं, इसमें मैं ये पूरी रोचक बहुत बहस है और मैं इसमें और चीजें कोट करने के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं मनीष। यहाँ पे सरकार ने इस पर कमेटी के सामने जो कहा था कि 4.5 करोड़ जो फार्मर्स के एप्लीकेशन 2019 में खरीफ के सीजन के दौरान 2019 में रिसीव हुए थे, और वहीं 2020 में 4.27 करोड़, थोड़ा सा कम उससे क्यों कम हुए, क्योंकि कुछ राज्यों ने इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया था। मतलब एक साल के दरमियान एप्लीकेशंस की संख्या घट गई थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हाउएवर ऑन कंपेयरिंग 17 कॉमन स्टेट्स which implemented the scheme during both खरीफ 19 and खरीफ 2020 की सीजन के दौरान, farmer application have increased from 3.58 crore to 4.27 crore in 1 year। ये सरकार ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कहा था। बिल्कुल, सरकार अपना बचाव कर रही है कि किसान तो क्लेम मांग रहा है। इसका एक और चीज है, एक और पहलू है प्रीमियम का, उस पर भी बातचीत करेंगे। पहले इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अगर किसान ने क्लेम मांगा, लेकिन किसान के क्लेम को कितना दिया गया उसके बारे में भी चर्चा है। किसी किसी स्टेट में 75% भी नहीं बनता है। जो क्लेम वो करते हैं उसका लगभग 75% भी नहीं बनता है। इसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस वाला जो स्टेट है जहां पे क्लेम 100% के लगभग मिल जाता है, और जो क्लेम की राशि है किसानों के द्वारा दिया गया प्रीमियम से कहीं ज्यादा है, तो वो केरल है। और केरल में कौन सी कंपनी ऑपरेट करती है? इंश्योरेंस कंपनी। तो उसमें है सरकारी कंपनी पूरी तरह से, वहां पे प्राइवेट कंपनी है ही नहीं जो ऑपरेट कर रही हो। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग जो दो तरह का विजन होता है इंश्योरेंस कंपनी का, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर में, और वो अंतर हमें साफ इस केस में भी दिखता है। पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस और प्रॉफिट अर्निंग से कहीं ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि उनका जो प्रॉफिट शेयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये स्कीम कहीं ऐसा ना बन के रह गया या जिसमें सिर्फ प्रॉफिट कमाया जाए, आमदनी कमाई जाए इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। अगर वो बन के रह जाता तो जो इसका पर्पस है, जिस उद्देश्य के साथ इसको लाया गया, बहुत बढ़िया पर्पस, वो शायद सर्व होते होते रह जाएगा। क्योंकि मतलब 2-3 जगह ये खबरें हैं और मुझे भी व्हाट्सएप पे मिला है खबर का स्क्रीनशॉट और लिंक के साथ, कि कृषि मंत्रालय ने शायद एक रिपोर्ट दी थी, इसको वेरीफाई करना बचा है, फिर भी मैं इसको कोट करना चाहता हूं कि 5 साल में बीमा कंपनियों को कुल 1,38,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला और बदले में किसानों को 92,000 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया। ये सीधी सी बात है। अगर यही इस नंबर को भी सच माने, और वो बिहार वाला जो एग्जांपल आप बता रहे हैं, तो मिला जुला के बीमा कंपनियां तो लगातार फायदे में है और प्रीमियम कैरी फॉरवर्ड हो नहीं रहा है। मैं आपको ऑथेंटिक आंकड़ा दे रहा हूँ इसको, ये वेरीफाइड प्लीज। ये है पिछले 4 साल का, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको जी। शुद्ध मुनाफा है वो है 23,626 करोड़ इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम देने के बाद। सच्चाई है, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई है। और प्रीमियम कैरी फॉरवर्ड हो नहीं रहा है तो बीमा कंपनियों के पास पैसा पहुंच रहा है, बीमा कंपनी के साथ में जा रहा है। और लेकिन ऐसा तो नहीं है ना मनीष जी, ऐसा तो है नहीं ना मनीष जी कि सरकार की नजर नहीं होगी इस पे। ऑब्वियसली सरकार जान रही होगी, सरकार की नजर में होगा ये सारा ट्रांजैक्शन कि किसान से 1.5 से 5% प्रीमियम लो, राज्य सरकारों से आधा बचा हुआ प्रीमियम लो, आधा प्रीमियम खुद जमा करो, और क्लेम पूरे प्रीमियम का क्लेम मुश्किल से 10% से 20% जा रहा है, बाकी 70-80% बचा हुआ पैसा किसके पास जा रहा है? सरकार की नजर में तो होगा ना ये चीज ऐसा नहीं है कि आज कहा जा रहा है या आज मनीष कुमार आपके प्रोग्राम में बैठ करके कह रहा है। इससे पहले भी जब प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया उस समय भी पी साईनाथ इसके बारे में कई बार बोल चुके हैं। पिछले 4-5 साल में उनका कई जगह पे स्पीच है, कई जगह पे उन्होंने इंटरव्यू दे रखा है, उसमें लगातार ये कह रहे हैं। उनके एग्जाम्पल में महाराष्ट्र के बारे में वो जिक्र करते हैं कि किस तरीके से एक गांव से इंश्योरेंस प्रीमियम जो जितना दिया गया फार्मर के द्वारा और जो क्लेम उन्होंने किया और उसके बाद जो उनको मिला वो उनके प्रीमियम से भी कम है। मतलब फार्मर के अपने शेयर जो प्रीमियम है उससे भी कम उनका क्लेम के बाद जो रिकवरी मिला है। और ऐसा नहीं है कि वहां पे सूखा से प्रभावित नहीं होता है। इस स्कीम में कुछ त्रुटि भी है जो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे उसको तो जरूर दुरुस्त करने की जरूरत है, बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे। जैसे कि एक है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस 2 सप्ताह तक ही माना जाता है। अगर 2 सप्ताह से ज्यादा अगर आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में अगर आ जाता है
तो उसके लिए आप प्रीमियम उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते आप। अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे अपना धान बेचना चाहते हैं, धान खरीदने वाला आपको कहता है कि हम इस महीने में नहीं लेंगे, जो कि आमतौर पे होता है, पब्लिक सेक्टर जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, वो डिले करते हैं। बिहार के केस में चले जाइए, आप किसान से पूछिएगा, धान की कटाई हो गई, लेकिन उसके बाद वो कहेंगे कि जनवरी में आना हमारे पास में धान लेकर, जनवरी में कर देंगे। अगर ये 3-4 महीने तक वो रखता भी है कहीं पे, खुले में रखेगा, कहीं पे रखेगा, अगर उसका नुकसान हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी इस इंश्योरेंस स्कीम में लेने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ 2 सप्ताह तक की जिम्मेदारी लेते हैं हार्वेस्ट के बाद, 2 सप्ताह के बाद नहीं लेते। तो इस तरह की तमाम खामियां हैं इसमें अभी भी, जिसको दूर, और ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी, जिसका जिक्र आपने किया, उसमें भी इसका वर्णन है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें एक और चीज पर उन्होंने ध्यान दिलाया है कि जैसे प्रीमियम, इसमें इसके स्कीम में एक क्लॉज है कि अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहता है किसान, इस पूरी स्कीम से ऑप्ट आउट करना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, तो वो सीजन के रजिस्ट्रेशन के 7 दिन पहले एक डिक्लेरेशन दे दे और प्रीमियम उसका नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन जब ये आंकड़े पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखे गए और पार्लियामेंट्री कमेटी ने सवाल उठाए इस पे, तो उन्होंने कहा कि साहब बहुत सारे किसान तो ये जानते ही नहीं। हाँ, किसानों, उन्होंने कहा कि किसानों को ये पता ही नहीं है कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। उनको पता नहीं रहता है, वो निकलना चाहते हैं, इस क्लॉज के बारे में नहीं पता है, और निकलना चाहते हैं, फिर भी उनके अकाउंट से प्रीमियम चुपचाप कटा जा रहा है। तो ये मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी का जो झगड़ा है, उसमें तमाम पार्टियों के लोग होते हैं, वो झगड़ा तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन क्या इस दावे में थोड़ी सच्चाई है? नहीं, जो स्टैंडिंग कमेटी की अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल सही है। उससे जुड़ता हुआ मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। ये कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे बन जाता है? सरकार कहती है कि विड्रॉ कर सकता है विलिंगली फार्मर, लेकिन जब फार्मर, जैसा आपको मैंने बताया कि किसान जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है या जिसने क्रॉप लोन लिया है, वैसे किसान का प्रीमियम ऑटोमेटिकली कट जाता है। वो उनको मान लिया जाता है कि इस स्कीम से जुड़े हुए हैं। उन राज्यों में जो राज्य फसल बीमा योजना को लागू कर रहा है, उन राज्यों में किसानों के लिए ये अपने आप में जुड़ जाता है। अपने उनसे जोड़ने से पहले आपने पूछा नहीं, और आप ये उम्मीद करते हैं कि उनको सारी जानकारी है, और उसके बाद जाकर के आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो जाकर के उससे बाहर निकल जाए। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी डिजाइन अपने आप में ही है। चलिए अब आगे चलते हैं इस पूरे मसले पे। अब आखिरी हिस्से में आ गए हैं बातचीत के। जब अक्टूबर की बारिश पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 50,000 रुपए का आर्थिक लाभ किसानों को दिया फसल बर्बाद होने पे, और राज्य इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि उनके यहाँ स्कीम अपनी है और ये स्कीम उनके लिए बोझिल साबित हो रही है उनके बैलेंस शीट पे। तो ऐसी क्या क्या स्कीम्स हैं जो खासकर किसानों के लिए राज्य चला रहा हो, केंद्र चला रहा हो, राज्य चला रहे हो या केंद्र चला रहा हो, क्या ऐसी स्कीमें हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अल्टरनेटिव हो सकती है? देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि ये ऑल्टरनेटिव्स का समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्टेट में कुछ ना कुछ अपने लेवल पे उन लोगों ने काम किया। जैसे बिहार का ही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। बिहार में अभी फसल सहायता योजना है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसको मैं बाद में रखूंगा। लेकिन जो वो स्कीम क्या है, वो स्कीम ये है कि अगर फसल में 20% का नुकसान है, तो आपको प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपया ये बिहार सरकार देगी। अगर आपका 20% से ज्यादा का नुकसान हो जाता है फसल में नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, तो आपको 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये स्कीम बिहार का है। प्रॉब्लम बिहार में क्या होता है कि जो डिक्लेयर करने का होता है कि नेचुरल क्लैमिटी से प्रभावित, तो आप देखेंगे कि एक ही जिले के अंदर में एक पंचायत को डिक्लेयर कर दिया और उसके आसपास के 5-10 पंचायत को डिक्लेयर नहीं किया। मान लिया गया कि वहां पे नेचुरल क्लैमिटी नहीं हुआ। तो ये जो पिक एंड चूज जिस तरीके से किया जाता है, उसमें प्रॉब्लम बहुत है। कहीं पे नेचुरल क्लैमिटी है, सूखाग्रस्त है, बाढ़ प्रभावित है, अतिवृष्टि के कारण या ओला गिरने के कारण फसल का नुकसान हुआ, लेकिन उसको सरकार मानती नहीं है। तो ये प्रॉब्लम उसमें है। लेकिन वो प्रॉब्लम आपके इंश्योरेंस स्कीम में भी है। अगर प्राइवेट कंपनी अगर चेक करे और कहे कि वहां पे हुआ ही नहीं इस तरह का नुकसान, तो वो नहीं देगी क्लेम। तो ये नुकसान है। लेकिन वहां पे जो दिया गया, और इसका एक तुलना करके देखिए जो बिहार सरकार ने खर्च किया,
और उसके द्वारा कितना पैसा मिलता। तो बिहार सरकार सिर्फ अपने जेब से जो किसान को दे रही है वो लगभग कितना बन रहा है, 10,000 रुपया या 7,500 रुपया बन रहा है। अगर भारत सरकार भी सपोर्ट कर देती, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक सपोर्ट सिस्टम केंद्र सरकार का भी है राज्य सरकार के लिए, अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बिहार पार्टिसिपेट नहीं करता है उसमें, तो बिहार को वो सहायता मिलता नहीं है। लेकिन मेरा ये आग्रह होगा जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे कि अगर कोई राज्य पार्टिसिपेट करना नहीं भी चाहता है तो उनके हिस्से का जो केंद्र सरकार देती थी पहले, एटलीस्ट उतना अभी भी दे, ताकि उनके अपने स्कीम को भी बहुत प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। और उससे फायदा ये होगा कि जैसे 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मिल रहा है अभी बिहार के किसान को अगर नेचुरल कैलेमिटी केस में, तो वो 20,000 हो सकता है। और 20,000 रुपया बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर वो 20% से कम का नुकसान है फसल का, तो वो 15,000 रुपया हो जाएगा। और मैं अभी यही पिछले साल का ही मैं कैलकुलेट करके देख रहा था कि क्लेम देने के बाद प्रति हेक्टेयर कितना लोगों को दिया गया, तो वो लगभग 14,000 रुपया मिल बनता है प्रति हेक्टेयर। तो सोचिए बिहार सरकार का जो स्कीम है अगर उसको सही तरीके से लागू किया जाए, तो उसमें जो किसान को मिलेगा बिना प्रीमियम दिए हुए, वो 15,000 से 20,000 हो सकता है। और यहाँ पे प्रीमियम देने के बाद भी लगभग 14,000 रुपया प्रति हेक्टेयर बन रहा है नेशनल एवरेज। तो ये एक अंतर को समझने की जरूरत है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं उसको भी विचार में लाने की जरूरत है जो मैंने बताया कि फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम, क्योंकि रिस्क सिर्फ एक हिस्से का नहीं है, रिस्क का 2 हिस्सा है। मार्केटिंग से रिलेटेड रिस्क को आपने एड्रेस नहीं किया है, और ये 3 कृषि कानून आने के मतलब बाद आपके खाके में केवल प्रोडक्शन है, मार्केटिंग नहीं है, वो शुद्ध लाभ नहीं जो उसको मार्केट से मिलता है। आप एक्चुअली जो खर्च करने के बाद में बाजार में जा रहे हैं अपना सामान बेचने के लिए, सामान बेचने के बाद में मार्केट किसी भी कारण से क्रैश कर जाता है ना। अभी आपने शेयर मार्केट का बहुत सारा जिक्र कर रखा है पहले कई बार। जहां पे भी रिस्क आता है, अलग अलग तरीके के रिस्क हो सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि बारिश आने की वजह से ही हुआ, वो इकोनॉमी में कोई डिस्टरबेंस हुआ और उसकी वजह से प्राइस क्रैश कर गया, जैसे पिछले साल उससे पहले हुआ कोरोना के कारण में जिस तरह से नुकसान होने लगा किसानों को। तो इन सभी तरह की स्थिति के अंदर में मार्केटिंग रिलेटेड रिस्क को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो किसान के दोनों ही पक्षों को आप मजबूत कर सकते हैं। तो एक जो दूसरा सशक्त अल्टरनेटिव बन सकता है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है वो ये कि हम किस तरह से मार्केटिंग रिलेटेड रिस्क को काउंटर करने की कोशिश करें, उसमें फार्मर को सपोर्ट दें। और आखिरी बात ये मैं बोलना चाहूंगा कि क्योंकि मार्केट रिलेटेड रिस्क जो है इस 3 कृषि कानून आने के बाद में और ज्यादा बढ़ जाता है, किसान और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो मार्केट का फ्लक्चुएशन है उससे ज्यादा असर अब किसानों पे होगा इसके लागू होने के बाद। सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, लेकिन अगर इसके लागू हो जाता है पूरी तरीके से तो मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है उसका इम्पैक्ट किसानों पे होगा। तो जो आप क्लैमिटी की वजह से किसानों का नुकसान देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान आप फिर मार्केटिंग डिस्टर्बेंस की वजह से भी देखेंगे। तो वो एक इंश्योरेंस स्कीम जो है, फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम जो है, उसको फिर से अगर सोच करके देखें तो मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा फायदेमंद होगी, फायदेमंद होगा और उसका जो कवरेज होगा वो ब्रॉडर कवरेज होगा। क्या ऐसा भी है क्या मनीष जी, काफी जटिल सिस्टम है और किसान मतलब वो क्लेम का वो पूरी का कुचक्र इतना सारा इतना कठिन है कि किसान क्लेम करने में सोचता है एक बार। नहीं, बिल्कुल ये भी सही है। आप सिचुएशन असेसमेंट सर्वे का देखिए, उसमें स्कीम चल रहा है लोगों का, लेकिन आपको पता चलेगा कि किसान को जानकारी कितनी है, तो 30% 40% लोगों को ही जानकारी है अलग अलग फसल के बारे में। आप आलू के किसान हैं, उनके पास में जानकारी सिर्फ 40% है। तो अब इस तरह की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि किसानों को भी अवेयर करने की जरूरत है, और जटिल सिस्टम आप जितना बना करके रखें उतना ज्यादा दिक्कत है। अभी जैसे मैंने बताया आपको बिहार का एग्जाम्पल, लेकिन वो भी बहुत जटिल है। उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, आधार कार्ड के साथ में लिंक करना है, अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो फिर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो बहुत सारा उसमें परेशानी है जो किसानों के लिए वो परेशानी मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, बस चलते चलते कोई आखिरी बात, कोई आखिरी सुझाव अगर देना चाहते हो मनीष जी। आखिरी सुझाव मेरा यही होगा कि हम लोग सही तरीके से समझे। आमतौर पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो कृषि है वो भी एक अलग तरीके का जो बिजनेस इस तरह से ऑपरेट करता है उसी तरीके से ऑपरेट करेगा,
लेकिन कृषि का जो अर्थशास्त्र है वो बाकी अर्थशास्त्र से कहीं कुछ हद तक भिन्न होता है। तो खास तौर पे जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो जिनका ग्रामीण परिवेश से कोई ताल्लुकात नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, कृषि क्या है। और आपके थ्रू खर्चा पानी के जो ज़िक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ हद तक हम लोग ये योगदान कर पाएँ, कि लोगों को चलिए। जानकारी मिले खेती किसानी के बारे में। चलिए, ये जरूरी टॉपिक था, मतलब ये आज के अखबारों में नहीं आया, ये कल के अखबारों में नहीं आया। ये ऐसा टॉपिक था कि लोग बातचीत में पूछते रहते थे, हमसे इनबॉक्स में पूछते थे, मैसेज में पूछते थे, कहीं ना कहीं किसी हैंडल पे कहीं टैग कर देते थे कि सर ऐसा है, ये है। एक धान की फसल में आग लगाने की खबर आ रही है, एक किसान अपनी फसल को आग लगाना था, तो कोई किसान मूल्य न मिलने की वजह से या बारिश हो जाने की वजह से या वो मूल्य नहीं मिलेगा, ना क्लेम है, तो उसकी वजह से खड़ा खेत जोत देने की उसकी खबर आ रही थी। इस तरह की खबरें आती हैं, तो हमने सोचा कि एक मिला जुला के इस अक्टूबर की बारिश को केंद्र में रखते हुए थोड़ी बातचीत की जाए। तो मनीष जी को हम लोगों ने इसके लिए इसके तो लिए गेस्ट इसमें बनाया। जितना नुकसान हुआ सिद्धांत जी, वो हाँ। नुकसान शायद इस तरह के जो सहायता 14,000, 15,000 या 10,000 उससे शायद पूरा भी ना हो। दिल्ली में जो सहायता दिया जा रहा है वो 50,000 का अनुमान लगाया हुआ हम्म। प्रति हेक्टेयर। जी। तो जो आप प्रीमियम देने के बाद भी अगर किसी का नुकसान भी कम से कम कवर नहीं कर पाते, ये सोचने की बात है। जी। तो बहस को आगे बढ़ाएंगे। आगे के एपिसोड में आपके कुछ सवाल हो इस एपिसोड से जुड़े हुए, हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, हम जरूर उन पर गौर करेंगे, उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टैलेंट टॉप देखते रहिए। गुड नाइट।